आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिस्ट्री क्लास 12, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हमीर चौहान के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम इससे पहले भारत पर अरबों के आक्रमण, उसके बाद अरबों के आक्रमण के प्रतिरोध के रूप में हमने बप्पा रावल का अध्ययन करा है, पृथ्वीराज चौहान का अध्ययन करा है, ठीक है। और इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो केंद्रित है हमीर चौहान रणथंभौर के शासक, उनके बारे में कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों का इन्होंने विरोध किया था और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से एक बार पहले आपसे फिर से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हमीर चौहान। तो हमीर चौहान जो कि राजस्थान का एक राजपूत शासक था, रणथंभौर का शासक था। ये रणथंभौर के शासक जैत्र सिंह, वहाँ का राजा जो जात था जैत्र सिंह, उसके तीसरे नंबर की संतान थी, तीसरे नंबर का बेटा था ये। इसका राज्यारोहण यानी कि यह गद्दी पर बैठा था 1282 में। 1282 में ये शासक बना, किंग बना। फिर किंग बनते ही, राजा बनते ही 1282 में राजा बना, तब से लेकर के 1288 तक, 1288 तक 6 साल के अंतर्गत इसने दिग्विजय की नीति का पालन किया। दिग्विजय की नीति का मतलब अपने राज्य के चारों ओर, यानी कि रणथंभौर के चारों ओर जितने भी छोटे बड़े राज्य थे उनको जीत करके अपने राज्यों का विस्तार किया, ठीक। इसके बाद इसने कोटि यज्ञों का आयोजन करवाया और उनके आयोजन के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसकी प्रतिष्ठा राजस्थान में बढ़ गई और इसकी प्रतिष्ठा राजस्थान में तो बढ़ी ही बढ़ी। इसकी प्रतिष्ठा बढ़ते हुए इसकी प्रसिद्धि दिल्ली तक पहुंची और उस समय दिल्ली में जो शासन कर रहा था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कौन था कि पहले जब मोहम्मद गौरी जब भारत में आया था, ठीक है, 1192 का तराइन का सेकंड वॉर जिसके अंतर्गत वो विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा करके मार दिया था, ठीक है। दिल्ली पर उसका अधिकार हो गया, दिल्ली से लेकर के अजमेर तक। लेकिन अजमेर वाला जो क्षेत्र था वो उसने वापस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को दे दिया था, वो वहाँ का शासन करेगा और जो मोहम्मद गौरी था उसकी सत्ता के अंतर्गत रहते हुए। और दिल्ली का शासन वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो वापस चला गया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसका दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक से जो वंश चला वहाँ पर दिल्ली में, उसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश के शासक धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। इसमें हालांकि इसमें शक्तिशाली राजा भी हुए थे, जैसे बलबन, इल्तुतमिश जैसे शक्तिशाली राजा भी हुए थे, लेकिन बाद में कमज़ोर सुल्तानों की वजह से उसका फ़ायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने। कमज़ोर सुल्तान थे, उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी और जो सामंत थे, जो अमीर थे, अमीर यानी कि सामंत जो इनके दरबार में थे, उनमें आपस में फूट पड़ गई और आपसी फूट का फ़ायदा उठा करके जलालुद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, यानी कि वो खुद अपने आप जो है वहाँ का दिल्ली का किंग बन बैठा। अब दिल्ली का किंग, दिल्ली का राजा बनने के बाद में, सुल्तान बनने के बाद में, अब सबसे पहले ज़रूरी होता है कोई भी शासक अगर सत्ता संभालता है तो अपने राज्य के आसपास जो छोटे बड़े राज्य हैं उन पर ध्यान देना जरूरी होता है कि कोई भी अपनी सीमा पर शक्तिशाली राज्य दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शक्तिशाली राज्य अगर सीमा पर होता है तो वो हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा। तो उस समय दिल्ली के समीप रणथंभौर एकमात्र बहुत ही शक्तिशाली शासक था। वो राजा भी जो था बहुत ही वीर और साहसी था और जिसकी ख्याति दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए वो रणथंभौर को खतरा समझता था, इसलिए वो रणथंभौर की शक्ति को कुचलना चाहता था। तो सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर अपना सैनिक अभियान शुरू किया, यानी कि सेनाओं को भेज करके रणथंभौर को हराने का प्रयास इसने शुरू किया। अब इसी प्रयास में देखिए आप 1292 में सुल्तान था उस समय, यही जलालुद्दीन
रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया, लेकिन वो असफल हो गया, यानी कि असफल आक्रमण हुआ और उसकी सेना को उसको भारी क्षति उठानी पड़ी, बहुत भारी नुकसान हुआ जान माल का, इसलिए वो घबरा करके वापस चला गया। और इसके 1292 का इसका जो आक्रमण था रणथंभौर का, उस आक्रमण का विवरण, यानी कि इस आक्रमण के बारे में अमीर खुसरो जो एक विद्वान था उस समय, उसकी पुस्तक जिसका नाम था मिफ्ता उल फुतूह, इसमें उसने इस आक्रमण का विवरण दिया है, इसमें लिखा है उसने। ठीक है, अब बात करते हैं हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन का भतीजा था और साथ ही जलालुद्दीन की पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन के साथ हुआ था, तो जलालुद्दीन जो है अलाउद्दीन का ससुर भी था। अब 1296 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। आपने देखी होगी मूवी पद्मावत, जिसके अंदर जिसमें आपने देखा था कि उसने अपने ही चाचा की हत्या कर दी थी, पूरी मूवी देखी होगी आपने। तो सुल्तान बनने के बाद उसने सबसे पहला जो अभियान चलाया था, बड़ा सैनिक अभियान, वो चलाया था उसने रणथंभौर के खिलाफ। ठीक, अब रणथंभौर पर उसके आक्रमण के कारण क्या थे, क्यों रणथंभौर पर उसने आक्रमण किया? अब इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहली बात तो सामरिक दृष्टि का मतलब दिल्ली के पास उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी और अगर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए, तो दिल्ली की सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए सामरिक दृष्टि से उसके ऊपर अधिकार करना जरूरी था। फिर रणथंभौर के शासक हम्मीर ने आसपास के राज्यों को जीत करके अपने राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। ठीक है, अब दिल्ली से अगर उसको साउथ की तरफ जाना है तो बीच में रणथंभौर का एक बड़ा शक्तिशाली राज्य आ रहा था। अब अंदर अगर नीचे साउथ की तरफ जाना है इसको, जैसे गुजरात की तरफ भी जाना है या मालवा की तरफ भी जाना है इसको, तो उसके लिए रणथंभौर से होते हुए जाना होगा। इसलिए भी रणथंभौर पर कब्जा करना, अधिकार करना आवश्यक हो गया था। फिर रणथंभौर का शासक हम्मीर बहुत ही शक्तिशाली था और अगर वो हम्मीर को हरा देता है, ठीक है, और सुल्तान जीत जाता है, तो इससे जितने भी राजपूत राजा हैं उनके ऊपर इसकी दाग जम जाएगी सुल्तान की। ठीक है ना, यानी कि जो दूसरे राजपूत राजा हैं उनको अपनी शक्ति से डराने के लिए, ठीक है ना, ताकि उसकी शक्ति से भयभीत हो जाए कि देखो इसने रणथंभौर जैसे शक्तिशाली राजा को भी हरा दिया। अब दिल्ली के समीप शक्तिशाली राजपूत राज्य को अपने लिए खतरा मानना, ये इतने सारे इसके कारण थे। फिर जलालुद्दीन ने जो 1292 में रणथंभौर पर हमला किया था, जिसमें खिलजी सेना की पराजय हुई थी, वो हार गई थी, इसलिए वो अपनी इस पुरानी पराजय का बदला लेना चाहता था। ठीक है, फिर अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का मतलब अपने साम्राज्य को फैलाने की इच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य उसके राज्य में शामिल हो। ठीक है, पूरे भारत पर विजय करने का वो सपना देखता था। ठीक है ना, और इस सपने में सबसे बड़ी बाधा दिल्ली के पास ही, दिल्ली की सीमा पर ही रणथंभौर का राज्य था। इसलिए अब युद्ध की पृष्ठभूमि, यानी कोई भी बड़ा युद्ध अगर होता है तो उस युद्ध से पहले कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है। उन घटनाओं की वजह से क्या होता है कि एक लड़ाई का बहाना मिल जाता है। ठीक है, अब वो बहाना क्या था वो हम देख लेते हैं। नयन चंद्र सूरी जो एक विद्वान था, उसकी एक पुस्तक हम्मीर महाकाव्य, राजा हम्मीर पर लिखी हुई, इसमें उसने बताया कि अलाउद्दीन से विद्रोह करने वाला उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह। ये उसका सेनापति था और इसने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और क्योंकि ये असफल हो गया इसलिए वो भाग करके कहाँ आ गया, हम्मीर के पास में, और हम्मीर ने उसको शरण दे दी। ठीक है कि भाई आजा, तू हमारे पास आजा, तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ठीक है, इसके बाद एक इतिहासकार है इमामी, मुस्लिम इतिहासकार इमामी, वो अपनी रचना जो उसने अपनी पुस्तक लिखी उसमें वो क्या कहता है कि 1299 में जब उसकी सेना यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात गई थी और गुजरात को जीत लिया था, और जीत करके जब वो वापस आ रहे थे, ठीक है, तो उसके दो सेनापति थे, बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध सेनापति उसके, ठीक है, जिनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, जिनमें से एक जो था उलुग खान और दूसरा था नुसरत खान।
ठीक है, ये दो उसके महत्वपूर्ण सेनापति थे। ठीक है, और इनके साथ ही थे नव मुस्लिमों का ग्रुप। नव मुस्लिम कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी के समय इस्लाम स्वीकार करने वाले मंगोल लोग। अब मंगोल लोग कौन थे? मंगोलिया जो देश है, उस देश का एक कबीला था, कबीलों में रहते थे, मतलब आदिवासी टाइप। ठीक है, तो उसमें एक मंगोल नेता था चंगेज़ खान। ठीक है, उस चंगेज़ खान ने अपनी शक्ति को एकत्रित करके, पहले उसने अपनी शक्ति को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया उसको। यानी कि आसपास के जितने भी कबीले थे उन कबीलों के ऊपर विजय प्राप्त की, और उन सभी कबीलों में एकता स्थापित करने के बाद उसने पूरे एशिया को उसने जीत लिया। यानी कि पूरे चीन को उसने जीत लिया। चीन से होते हुए, अरब देशों से होते हुए वो यूरोप के बॉर्डर तक जीतता हुआ चला गया। मंगोल लोगों ने यूरोप के बॉर्डर तक के राज्यों पर जितने भी साम्राज्य थे उनको ध्वस्त करते हुए पूरी तरह से उनको ध्वस्त कर दिया, ब्लंडर कर दिया। और ये लोग जहाँ पर भी जाते थे, मंगोल लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ही पहले पता चल जाता था कि मंगोल लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 साल 5 साल तक ये लोग नहाते ही नहीं थे। ठीक है, और ये इतने जालिम लोग थे कि ये जहाँ पर भी हमला करते थे वहाँ मर्दों को मार देते थे और महिलाओं का शोषण करते थे। ठीक है, सबको मार देते थे, यहाँ तक कुत्ते और बिल्ली तक को भी नहीं छोड़ते थे, उनको भी मार देते थे। इतने जालिम लोग थे ये। ठीक है, तो इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत में कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में इन्होंने मंगोलों को हरा दिया। यानी कि पूरी दुनिया में जीतने वाले मंगोल भारत में आकर के शिकस्त खाए, हार गए वो। और जिन मंगोल सैनिकों को उन्होंने पकड़ा, उन मंगोल सैनिकों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, और इस्लाम कबूल कर लिया तो उसकी जान बख्श दी। बाकी क्योंकि ये लोग इतने जालिम थे मंगोल कि ये खिलजियों ने इनको जो भी पकड़ में आया उनको मरवा दिया। ठीक है ना, जालिमों के साथ जालिमों जैसा बर्ताव किया। तो ये इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और ये इसकी सेना में आ गए। अब इन्होंने क्या है कि जब ये गुजरात अभियान से लौट रहे थे, मंगोल भी साथ में थे जो इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। इन लोगों में क्या है कि मंगोलों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मार मचाई। ठीक है, क्योंकि मंगोल वैसे भी लूट मार करने वाली, खून खराबा करने वाली जाति थी। तो गुजरात को लूट करके जो धन इन्होंने इकट्ठा किया, उस धन को जब इन दोनों ने मांगा, उलुग खां और नुसरत खां ने, कि तुमने जो धन लूटा है वो हमारे हवाले कर दो। ठीक है, तो इस माल के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो गया। और उस झगड़े में क्या है कि उलुग खां और नुसरत खां की सेना ने नव मुस्लिमों को, यानी कि इन मंगोलों को हरा दिया। तो यहाँ से जो मंगोल नेता था मोहम्मद शाह, वो भाग करके कहाँ आ गया? हम्मीर की शरण में आ गया। और मोहम्मद शाह के साथ ही उसका भाई केहबरू, ये भी उसके साथ में था। ये दोनों भाग करके यहाँ पे आ गए। अब ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया, यानी कि एक तो वो मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह, एक ये दूसरा मोहम्मद शाह और केहबरू। अब जब मोहम्मद शाह इनके पास में गया तो हमीर ने उसको जगाना की जागीर दे दी। और ये इस बात का विवरण जो है, इसमें एक दूसरा और इसमें किंवदंती जुड़ी हुई है, कहानी है। चंद्रशेखर जो एक लेखक है, उसने एक पुस्तक लिखी है हम्मीर हट। इसमें उसने लिखा कि मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन की जो एक पत्नी थी, मराठा पत्नी, उनके बीच में क्या प्रेम हो गया। और इन दोनों ने मिलकर के सुल्तान को, यानी कि अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र किया। लेकिन इस षड्यंत्र का पता उसको चल गया, किसको? सुल्तान को पता चल गया। तो उसने इनका मर्डर करने का जो है, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाने का ऑर्डर दिया। तो मोहम्मद शाह वहाँ से भाग करके हमीर की शरण में आ गया। ये उसने चंद्रशेखर ने हमीर हट में लिखा है। अब जब सुल्तान को मारने का षड्यंत्र किया जाए, सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया जाए, तो ऐसे बगावत करने वालों की माफ़ी तो हो नहीं सकती। तो इसने जो हमीर था रणथंभौर का राजा, उसके सामने डिमांड रखी कि ये जो विद्रोही हैं जिनको आपने शरण दी है, ठीक है, उनको आप हमारे हवाले कर दें। ठीक है, लेकिन हमीर ने मना कर दिया, उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो हमारी शरण में है और हम जो है इनको किसी भी हालत में सुल्तान को नहीं सौंपेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि अलाउद्दीन को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और उसने फिर 1299 में ही उलुग खां और नुसरत खां को एक बड़ी सेना देकर के भेजा। अब उस सेना ने रणथंभौर के
पास एक जाई का दुर्ग था, जाई का किला, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। और इसका नाम फिर इन्होंने बदल करके क्या रखा, नौशहर, नौशहर इसका नाम रखा जाई का बदल करके। अब जब अलाउद्दीन की तरफ से सेनाओं ने हमला कर दिया तो इसके जवाब में प्रत्युत्तर में हम्मीर के दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, इनको उसने सेना देकर के भेजा और दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में खिलजी सेना को इन्होंने पीछे धकेल दिया, यानी कि इन्होंने उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला किया कि वो घबरा करके पीछे हट गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि खिलजी सेना ने वापस पलट करके फिर से हमला किया, और ये हमला उन्होंने किया अलप खान के नेतृत्व में। अलप खान भी उनका सेनापति था, उलुग खान और नुसरत खान के साथ में आया था। तो अलप खान ने इनको वापस अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और दोबारा संगठित होकर के आक्रमण किया। इस आक्रमण में क्या हुआ कि हम्मीर का सेनापति भीम सिंह मारा गया। ठीक है, अब इसकी मौत का जिम्मेदार इसने हम्मीर ने किसको माना, धर्म सिंह को। धर्म सिंह को हार का जिम्मेदार माना और उसको जो है आंखें, उसको अंधा कर दिया धर्म सिंह को। ठीक है, अब इस हार के बाद क्या हुआ कि हम्मीर ने अपना जो मंत्री था, पहले कोई दूसरा मंत्री रहा होगा तो उसको हटा करके इसने भोजराज को नया मिनिस्टर बनाया। लेकिन इस नए मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी की वजह से जनता राजा से नाराज़ हो गई। भोजराज भी जनता में अलोकप्रिय हो गया। ठीक है, भोजराज भी अलोकप्रिय हो गया और उसकी वजह से हम्मीर की प्रतिष्ठा पर भी आघात पहुंचा, उसकी भी प्रतिष्ठा में कमी आई, जनता की नज़र में वो भी गिर गया। ठीक है ना, जब जो शासक जनता के कल्याण का काम नहीं कर सके, जनता को लूट खसोट में अगर लग जाए, ठीक है, और लूट खसोट किसकी वजह से हो रही थी, भोजराज की नीतियों की वजह से। उसने क्या है, टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिया और उस टैक्स को चुकाना जनता के बस में नहीं था। तो इसकी वजह से क्या है, वो जनता में अलोकप्रिय हो गया। हम्मीर भी अलोकप्रिय हो गया और ये भोजराज भी अलोकप्रिय हो गया। अब कारण क्या था, वही जबरन कर वसूली, टैक्स वसूलना। ठीक है, अब भोजराज की इस अयोग्यता की वजह से, क्योंकि राज्य की प्रतिष्ठा में और स्वयं राजा की प्रतिष्ठा में, हम्मीर की प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी, इसलिए उसको भोजराज को मिनिस्टर के पद से हटा दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, भोजराज नाराज़ हो गया और ये यहाँ से नाराज़ होकर के अलाउद्दीन के पास चला गया। ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ कि वो रोज़ क्या है कि सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन के कान भरता था कि आप जो है रणथंभौर पे हमला कर दो, क्योंकि रणथंभौर बहुत शक्तिशाली राज्य है और वो कभी भी दिल्ली पर आक्रमण कर देगा। तो वो रोज़ जो है उसको क्या करता था, उकसाता था। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि इसके उकसावे में आकर के उसने रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए एक बार फिर से सेना भेजी, उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में। ठीक है, इस सेना पे जाई पे अधिकार कर लिया और जाई पे अधिकार करने के साथ ही हम्मीर के पास जो है एक दूत के माध्यम से संदेशवाहक मैसेज भेजा। ठीक है, और उस मैसेज में उसने क्या डिमांड की हम्मीर से, वो देखिए आप, सबसे पहली बात तो सुल्तान के खिलाफ जिन लोगों ने विद्रोह किया उनको सुल्तान को सौंप दिया जाए। ठीक है, और दूसरी बात हम्मीर की पुत्री, ठीक है, जो भी थी, उसका विवाह सुल्तान के साथ कर दिया जाए। अब हम्मीर की पुत्री तो तैयार हो गई कि अपने राज्य को तबाही से बचाना है तो ठीक है, मैं उससे विवाह कर लूँगी। लेकिन हम्मीर ने क्या किया, हम्मीर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, अब जब उसने मांगे ठुकरा दी तो फिर सुल्तान की सेना ने रणथंभौर का घेरा डाल दिया, चारों तरफ से घेर लिया रणथंभौर को, और पाशिप और गरगच बना करके, यानी कि रणथंभौर का जो किला था वो जो है ना एक ऊंचाई पर बना हुआ किला था। ठीक है, अब गरगच और पाशिप क्या होते थे, एक समतल स्थान बनाया जाता। ठीक है, दूर तक, ठीक है, दूर या पास जहाँ से भी जो है निशाना लग जाए किले की दीवारों के ऊपर। तो और आपने उसमें, और ये क्या होता है, मगरब क्या होते हैं, आपने पद्मावत की मूवी देखी हो तो उसमें बड़े बड़े पत्थर भर करके उसको किले की दीवारों पर फेंका जाता था। ठीक है ना, तो वो किले की दीवारें उससे, उन बड़े बड़े पत्थरों से टूट जाती थी। तो क्या है कि अब मगरबों को स्थापित करने के लिए, एक जगह पर रखने के लिए क्या है, एक समतल जगह चाहिए। और क्योंकि यह पहाड़ियों में बना हुआ दुर्ग था रणथंभौर, तो आसपास की जगह ऐसी समतल नहीं थी कि जहाँ पे
मगरब को यानी कि उस मशीन को रखा जाए तो इसके लिए पाशेप यानी एक तरह से समतल स्थान बनाया जाता है, एक बड़ा समतल स्थान, उसके ऊपर उसको रख करके फिर वो जो भी होता था वो उसके ऊपर ये रख करके यूँ फेंकते थे उस पत्थरों को, ठीक है ना। उसमें देख लेना आप मूवी में। तो जब बड़े बड़े पत्थर फेंकवाए उसने तो जवाबी कार्रवाई में रणथंभौर के किले से भी उनकी सेना ने भी पत्थर फेंके और उन पत्थरों की वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन का एक सेनापति नुसरत खान घायल हो गया और बाद में वो मर गया, ठीक है। अब जब सेनापति की मृत्यु हो जाए तो क्या होती है, सेना निराश हो जाती है, ठीक है। तो उस निराशा की वजह से खिलजी की सेना को यानी कि अलाउद्दीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। अब जब यह आक्रमण नाकाम हो गया, असफल हो गए, ठीक है। अब किले के आसपास के इलाकों पर तो कब्जा था लेकिन किले पर वो कब्जा करने में नाकाम रहे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी फिर खुद आया रणथंभौर और एक बड़ी सेना लेकर के आया। 1301 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर के वो स्वयं आया और उसने खुद ही आक्रमण का नेतृत्व किया और एक लंबे संघर्ष के बाद में यानी कि लंबे टाइम तक 6 महीने तक उसने किले को घेरा डाला ही रखा, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाया। तो उसने क्या किया कि छल का सहारा लिया, ठीक है। और छल का सहारा लेकर के उसने हम्मीर के सेनापति, जिसमें एक तो रतिपाल और दूसरा रणमल, इन दोनों को लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया और इन दोनों ने फिर क्या किया कि दुर्ग के अंदर जो खाने पीने की सामग्री थी उसके अंदर कुछ भी दूषित पदार्थ मिलवा दिया, ठीक है। अब भोजन सामग्री दूषित हो गई, खाने के लिए कुछ रहा नहीं, तो उसकी वजह से क्या है कि हम्मीर की सेना भूखी मरने लगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मजबूर होकर के जो खाद्यान्न संकट पैदा हुआ उसकी वजह से मजबूर होकर के हम्मीर को सेना सहित बाहर निकल करके युद्ध लड़ना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो हम्मीर होता है वो इस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा जाता है और दुर्ग के अंदर जो राजपूत स्त्रियां होती है वो जौहर करती है। और ये राजस्थान के इतिहास का पहला साका या जौहर कहलाता है। राजस्थान के इतिहास में 3 साके हुए हैं, 3 जौहर हुए। पहला जौहर रणथंभौर वाला, दूसरा बीकानेर वाला और तीसरा चित्तौड़ वाला, जब अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, ठीक है। ये 3 जौहर होते हैं, ठीक है। तो सुल्तान का अधिकार हो गया उसके मरने के बाद में 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। अब युद्ध के दौरान यानी कि जब युद्ध चल रहा था मैदान में, तो उस दौरान जो विद्रोही था मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था और जिसको हम्मीर में शरण दी थी, इसको पकड़ लिया गया। इसने मोहम्मद शाह ने हम्मीर की तरफ से ये लड़ाई में शामिल हो गया था, ठीक है। तो ये जब इनकी पराजय हो गई तो इसको पकड़ लिया और बाद में इसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया इसको, ठीक है, मरवा दिया इसको। अब हम्मीर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, हम्मीर किस तरह का व्यक्ति था, तो हम्मीर जो है एक वीर और साहसी योद्धा था, कुशल सेनापति था, बहादुर सेनापति था और अपने जीवन काल में उसने कुल 17 युद्ध लड़े और इन 17 में से 16 युद्धों में वो विजयी रहा और 17वां युद्ध जो था वो अलाउद्दीन के खिलजी के विरुद्ध था, जिसमें कि वो लड़ता हुआ मारा गया। फिर इसके व्यक्तित्व की और विशेषताओं में देखिए, उदार शासक था, ठीक है, सहिष्णु था, उदार था, विद्वानों का जो बड़े बड़े विद्वान थे उनका वो आश्रय दाता था। एक आध के नाम आपने सुने हैं, अभी नयन चंद्र सूरी का नाम सुना है, चंद्रशेखर का नाम सुना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो विद्वानों को वो आश्रय देता था। और विजयादित्य जो था कवि, ये उसका दरबारी कवि था और उसका गुरु, ठीक है, उसका गुरु जो था वो भी राघवदेव, ये भी इसी के दरबार में था। फिर दूसरी बात, ये धर्मनिष्ठ शासक था, यानी कि धर्म का पालन करने वाला था, एक धार्मिक व्यक्ति था और इसने कोटि यज्ञों का आयोजन करवाया था, ठीक है। और शरणागत की रक्षा करना, जो भी व्यक्ति शरण में आए उसको रक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब इतनी उसके व्यक्तित्व की अच्छाइयाँ तो है, लेकिन उसकी कुछ कमियाँ भी है। कमियाँ कौन सी? उसके आस पड़ोस के जो पड़ोसी राज्य थे, जब उसने 1282 में जब वो राजा बना तो
और 88 ईस्वी तक इसने जो है आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे उन राज्यों को हराया। ठीक है, फिर उन राज्यों से धन वसूली। ठीक है, हराने के बाद उनसे धन वसूल किया, जिसकी वजह से क्या है कि पड़ोसी राज्य इससे नाराज़ हो गए। और जब इसको मदद की आवश्यकता थी, सहायता की आवश्यकता थी, तो उन्होंने यानी कि पड़ोसियों ने इसकी कोई सहायता नहीं की। ठीक है, कि अच्छा है भुगतने दो इसी को। दूसरी बात, अत्यधिक करों की वजह से जब इसने भोजराज को मंत्री बनाया था, ठीक है, तो उसने बहुत ही ज़्यादा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिए, लगान लगा दिए जनता के ऊपर, जिसकी वजह से भोजराज और स्वयं हम्मीर ये दोनों जो है जनता में अलोकप्रिय हो गए हैं ना, जनता में इनकी प्रतिष्ठा कम हो गई। इसकी वजह से भी जनता ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया जब युद्ध चल रहा था। अब देखते हैं हम्मीर की प्रशंसा में जो रचनाएं लिखी गई इतिहास में, जिसमें हम्मीर के व्यक्तित्व की, उसकी विजयों की प्रशंसा की गई। ठीक है ना, तो इसमें एक पहली पुस्तक का नाम आता है नयन चंद्र सूरी, जिसने पुस्तक लिखी हम्मीर महाकाव्य। व्यास भांड की रचना हम्मीरायण, जोधराज, हम्मीर रासो, अमृत कैलाश द्वारा लिखी हुई हम्मीर बंधन और चंद्रशेखर की लिखी हुई हम्मीर हठ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इसके दरबार की शोभा भी बढ़ाते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, आप मेरे इस चैनल को मोहम्मद GM ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर।